हाय गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पेट्रोम योर इंटरनेट बडी पे। रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे एक अजीबोगरीब मिस्ट्री स्टोरी की वीडियो देखी, जिसके बाद मैंने इस टॉपिक पे काफी सारी इन्वेस्टिगेशन की ताकि मैं सच्चाई की तह तक पहुंच सके, पूरी पिक्चर अपने सब्सक्राइबर को दे सकूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोरेड मिस्ट्री की। इस टॉपिक पे ऑलरेडी यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी और इनमें से काफी सारी वीडियोज इस मिस्ट्री को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती है। इस मिस्ट्री को अननेसेसरली सेंसेशनलाइज किया जा रहा है व्यूज के लिए, इसलिए मैं इस वीडियो में पूरी कहानी सिरे से तह तक आपके सामने रखूंगा, साथ ही कुछ सबूत जो आपको इस कहानी के बारे में सोचने पे मजबूर करेंगे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का क्रेडिट जाता है रेडिट यूजर नेलकराज को, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो डिसइन्फ्लुएंस चैनल पे इंग्लिश में अवेलेबल है, जो कि मुझे काफी क्लोज लगी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। मैं उस वीडियो के सारे इवेंट्स को हिंदी में आपके सामने रखूंगा और कुछ ऑब्जर्वेशन जो मेरी खुद की है इसमें ऐड करूंगा, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। सभी रेफरेंसेस एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोस अलोंग विद ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में यूज करी है, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले मैं अपने चैनल पे एक और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूँ, जिसका नाम है डीबी कूपर, जिसे लोकी सीरीज के पहले सीजन के एपिसोड 1 में फीचर किया गया था। ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इस चैनल पे मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के अलावा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट, इट मींस अ लॉट टू मी। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं टोरेड मिस्ट्री की। अगर इस कहानी की वेरियस रिपोर्टिंग्स को माना जाए तो जुलाई 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पे यूजुअल फ्लाइट लैंडिंग्स में से एक फ्लाइट में से एक कोकेशियन मेल जापान में लैंड किया। कोकेशियन मेल व्हाइट यूरोपियन मेल्स को कहा जाता है। ये आदमी लैंड करने पे एज यूजुअल कस्टम प्रोसीडिंग्स में जाता है, पर इस बार एक अजीबोगरीब घटना घटती है जब कस्टम ऑफिसर्स इस इंसान का पासपोर्ट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जिसके बारे में किसी भी जापानीज कस्टम ऑफिसर को नहीं पता था। इस इंसान के कहना था कि वो इससे पहले 3 बार जापान आ चुका है और उसके पासपोर्ट पे जापानीज कस्टम की स्टैम्प्स भी लगी हुई थी। ये इंसान जापानीज बोल पा रहा था एक फ्रेंच एक्सेंट के साथ। पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ऑथेंटिक दिख रहे होते हैं, बट कोई भी कस्टम टीम में से इस कंट्री टोरेड को नहीं पहचानता था। जब कस्टम ऑफिसर ने इस इंसान को एक मैप पे अपने देश को लोकेट करने को कहा तो टू देयर सरप्राइजेस ये इंसान एंडोरा को पॉइंट करता है, जो कि एक छोटी सी कंट्री है फ्रांस एंड स्पेन के बीच में। जब इस कंट्री का नाम कस्टम के ऑफिसर्स ने उसे एंडोरा बताया तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसका कहना था कि टोरेड 1000 साल से भी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। ऑफिसर्स को उसके पास से काफी सारी कंट्रीज की करेंसी भी मिलती है। इसके बाद पुलिस उसे एक होटल में टेम्परेरी होल्ड करती है विद 2 गार्ड्स। जिस कंपनी से वो बिजनेस करने जापान आया था, वो कंपनी साथ ही वो होटल जिसमें इस इंसान ने रिजर्वेशन होने का दावा किया था, वो इस इंसान को पहचानने से मना कर देते हैं। जब बाद में अथॉरिटीज के लोग इस आदमी से इंटेरोगेशन करने वापस उसके होटल में जाते हैं तो उनको वो उस होटल रूम में नहीं मिलता, जैसे कि वो इंसान होटल की दीवारों में ही गायब हो गया। अब बात करते हैं थ्योरीज की। लोगों ने इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जो बहुत अजीबोगरीब है। नंबर 1, कई सारे लोगों का मानना है कि ये इंसान एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था, जहां एंडोरा की जगह टोरेड एक एक्चुअल कंट्री थी और किसी तरह ड्यूरिंग फ्लाइट ये इंसान एक वॉर्म होल से गुजरकर अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ गया। नंबर 2, कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी ऐसी शक्ति द्वारा हमारे यूनिवर्स में भेजा गया था जो हमारी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे, लाइक एंशिएंट गॉड्स या फिर एलियंस। एंशिएंट गॉड्स से याद आया, मेरे चैनल पे द गेट 1987 की एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें एंशिएंट गॉड्स को फीचर किया गया है, तो डू चेक इट आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये काफी अच्छी कल्ट फॉलोइंग वाली मूवी है। नंबर 3, कुछ लोगों का कहना है कि ये एक टाइम ट्रेवलर था जो किसी और टाइम से पास्ट में ट्रेवल कर रहा था और गलती से जापानीज एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। अब बात करते हैं पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस की। तो इस कहानी का सोर्स है एक बुक जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। जिस बुक में बहुत सारी मिस्ट्रीज और फिनोमेना के पॉसिबल कॉजेस को एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा वर्ड पॉसिबिलिटीज पे, ना कि फैक्ट पे। इस बुक को फर्स्ट टाइम ईयर 1981 में पब्लिश किया गया और इस बुक के ऑथर्स पे भी अपनी स्टोरीज को झूठे तरीके से बताने का इल्जाम लगाया गया है अपनी बुक की कॉपीज की सेल को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे ये घटना घटी, यानी कि जापान की। तो ऐसी कोई भी घटना किसी भी जापानीज न्यूज़पेपर या मीडिया में कवर नहीं की गई। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो वो न्यूज में कहीं ना कहीं तो जरूर कवर होता। ईयर
1950s to 1959 के बीच में ऐसी किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्टिंग नहीं की गई। रेडिट के ही एक जापानीज यूजर टारियोची ने एक लोकल न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की थी जो कि ईयर 1960 की थी, जिसकी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग एक आदमी जिसका नाम था जॉन एलन के जेर्गेस, जो अपनी कोरियन वाइफ के साथ फेक पासपोर्ट पे ताइवान से जापान में घुसने की कोशिश कर रहा था। जेर्गेस के पास भी काफी सारी करेंसीज बरामद हुई, मोस्टली यूरोपियन, और जेर्गेस 14 लैंग्वेज बोल सकता था और सजा सुनाने के बाद उसने कोर्ट में ही सुसाइड करने की कोशिश की। इसी कवरेज उस दौरान जापानीज रेडियो पे भी ब्रॉडकास्ट हुई। सिमिलरली जुलाई 29, 1960 में सेम सब्जेक्ट पे डिबेट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन हाउस में हुई, जिसमें बॉर्डर फ्रंटियर्स के बारे में बात करते वक्त टोक्यो में घुसने की कोशिश करने वाले जेर्गेस का जिक्र हुआ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन हाउस एक तरह की पार्लियामेंट्री हाउस होता है, लाइक लोकसभा। जेर्गेस का जिक्र कनाडा के न्यूज़पेपर द प्रोविडेंस में भी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जेर्गेस वो मिस्ट्री मैन है जो जापान में फेक पासपोर्ट लेके घुसने की कोशिश कर रहा था। जेर्गेस का फेक पासपोर्ट इशू हुआ था टेमिंगडेसेट, द कैपिटल ऑफ टोरेट से, साउथ ऑफ सहारा में। यहाँ स्पेलिंग्स के वेरिएशंस पे गौर फरमाना जरूरी है, बट स्टिल सिमिलैरिटी बिटवीन टोरेट एंड टोरेट की काफी ज्यादा है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस की। ऑल्दो ट्रू स्काई-फाई फैन होने की वजह से मैं भी यही बिलीव करना चाहता हूँ कि ये पैरेलल यूनिवर्स का किस्सा है, बट कुछ चीजें मुझे इसके खिलाफ सोचने पे मजबूर करती हैं। ये इंसान बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एयरपोर्ट से बोर्ड नहीं कर सकता था। अगर ये ऐसा करता तो बोर्डिंग के टाइम पे ही पकड़ा जाता। हो सकता है इस इंसान ने बोर्डिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट शो किए वो किसी एक्चुअल कंट्री की फॉर्जरी हो और जापान में गलत कंट्री के नकली पासपोर्ट शो करने के बाद ये पकड़ा गया हो। और ऐसा करना आजकल मुश्किल नहीं है। रोजाना हजारों इमिग्रेंट्स फेक पासपोर्ट यूज करके दूसरी कंट्रीज में घुसते हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। रही बात होटल से गायब होने की, तो ये इंसान किसी भी तरीके से वहां से भाग सकता है, जैसे कि ब्राइब देके या फिर किसी विंडो या फिर सीक्रेट डोर से या फिर वॉशरूम से। ऐसा कई बार क्रिमिनल्स को करते हुए हमें वेरियस मूवीज में दिखाया गया है या डिफरेंट क्रिमिनल शोज में भी दिखाया गया है। और अगर प्लेन किसी वर्म होल से गुजरा भी होता तो सिर्फ एक ही इंसान का चेंज होना समझ में नहीं आया। ऐसा होने पे पूरी फ्लाइट को चेंज होना चाहिए था, ना कि सिर्फ एक इंसान को। और रही बात टाइम ट्रेवल की, तो अगर ये इंसान इतना बंदोबस्त करके टाइम ट्रेवल करता तो कम से कम फेक पासपोर्ट पे फेक कंट्री के स्टैम्प तो नहीं यूज करता, जिससे इसके फंसने के चांसेस एयरपोर्ट पे ही बन जाते हैं। और इस केस की सिमिलरिटी जेर्गेस के केस के साथ इग्नोर नहीं की जा सकती। ये काफी पॉसिबल है कि जेर्गेस के रियल इंसिडेंट्स को तोड़ मरोड़ कर आगे पब्लिश किया गया और ये रियल इंसिडेंट आज टोरेट मिस्ट्री के रूप में हमारे सामने है। उदाहरण के लिए टोरिड और टोरेट की स्पेलिंग, दोनों केस में जापान में घुसने की कोशिश करना, मिस्ट्री मैन के पास यूरोपियन करेंसी होना, etc। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच है और क्या झूठ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।